दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक न एक दिन खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाता है। आज की प्रेम कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक मासूम बच्ची हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है, तो हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई लड़की अपने शादीशुदा प्रेमी को पाने के लिए इतना खतरनाक षड्यंत्र कैसे बना सकती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद, और इसी फिरोजाबाद का एक थाना पड़ता है सिकोहाबाद, और इसी सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है नंगला सिंगलाल, और इसी नंगला सिंगलालपुर गांव का रहने वाला है राम भरोसे। राम भरोसे जो पेशे से एक राजमिस्त्री है। राम भरोसे की पहली पत्नी का नाम है बिरमा देवी, जिससे 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और एक बेटा है। पहली बेटी का नाम है सुनीता, दूसरी बेटी गीता, और सबसे छोटा बेटा विक्रम। लेकिन विक्रम जब इस दुनिया में आता है, उसके कुछ साल के बाद एक बीमारी की वजह से राम भरोसे की पहली पत्नी बिरमा देवी की मौत हो जाती है। राम भरोसे की पहली पत्नी बिरमा देवी की जब मौत हो जाती है, उसके बाद राम भरोसे अपनी तीसरे नंबर की साली सोमवती से शादी कर लेता है। शादी के बाद सोमवती से भी राम भरोसे के 4 बच्चे होते हैं, जिनमें 3 बेटी और एक बेटा। सबसे छोटी बेटी का नाम है हिमांशी। हिमांशी, जिसकी उम्र है लगभग 6 साल के आसपास। बात कर रहा हूं मैं 9 मार्च 2024 की सुबह सुबह की। दरअसल राम भरोसे की बड़ी बेटी सुनीता अपनी सबसे छोटी बहन हिमांशी को अपने साथ लेकर खेतों के लिए निकलती है। आगे आगे सुनीता चलती है और पीछे पीछे हिमांशी चलती है। लेकिन सुनीता जब अपने खेतों पर पहुंचती है, पीछे मुड़कर जब देखती है, हिमांशी कहीं दिखाई नहीं देती है। उसके बाद लगभग आधा घंटा तक वहां पर आसपास की जगहों पर जाकर सुनीता हिमांशु की हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन बावजूद इसके हिमांशी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए सुनीता जब अपने घर पर पहुंचती है, अपनी मां से कहती है कि मैं खेत पर हिमांशी के साथ गई थी, लेकिन रास्ते से पता नहीं कहां हिमांशी गायब हो गई है। सुनीता जब ये सारी बातें अपनी मां से कहती है, सोमवती को भी लगता है कि शायद उसकी बच्ची कहीं खेलने में उलझ गई होगी, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन जब 2 घंटे का समय गुजर जाता है, हिमांशी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब राम भरोसे के पूरे परिवार को चिंता सताने लगती है। दरअसल अब राम भरोसे का पूरा परिवार गांव में जाकर हिमांशी की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी हिमांशी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए राम भरोसे शाम के समय अपने कुछ जानने वाले लोगों को लेकर नज़दीकी थाने में जाता है और जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद पुलिस भी अपनी टीम के साथ राम भरोसे के गांव में आती है और हर जगहों पर हिमांशी की तलाश करना शुरू करती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी हिमांशी ना तो घर पर वापस आती है और ना ही उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, इधर राम भरोसे के घर के सामने वाली दीवार पर एक लेटर चिपका हुआ दिखाई देता है, जिस पर सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम लिखा था, पवन तोमर, और उस पर नीचे लिखा हुआ था कि अगर सुनीता की शादी पवन से नहीं कराया तो मैं हिमांशी को जान से मार डालूंगा। दरअसल ये पवन कोई और नहीं बल्कि राम भरोसे के ही गांव का रहने वाला है। राम भरोसे को जैसे ही इस तरह का लेटर मिलता है, तुरंत ही थाने पहुंच जाता है और उस लेटर को पुलिस को दिखाता है। पुलिस को जैसे ही लेटर दिखाता है, उसके बाद पुलिस सबसे पहले राम भरोसे के साथ पवन तोमर के घर पर पहुंचती है। पवन तोमर जो पहले से शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसकी 2 बेटियां भी हैं। पुलिस जब उस लेटर को दिखाकर पवन से पूछताछ करती है, तो पवन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, ना तो मैंने ये लेटर लिखा है और ना ही मुझे हिमांशी के बारे में कुछ मालूम है। लेकिन पुलिस को
पवन की बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसीलिए पुलिस पवन को अपनी हिरासत में ले लेती है। लेकिन पुलिस को लगता है कि शायद पवन का राम भरोसे की बड़ी बेटी सुनीता के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसीलिए पुलिस अब राम भरोसे के घर पर भी जाती है और जाकर सुनीता से भी पूछताछ करती है। लेकिन सुनीता अभी भी पुलिस वालों को वही जवाब देती है जो इससे पहले अपनी मां को बता चुकी थी। दरअसल सुनीता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे हिमांशी आ रही थी, लेकिन जब मैं खेतों पर पहुंची उसके बाद मुझे हिमांशी कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन पुलिस को सुनीता की बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसीलिए पुलिस पवन के साथ ही साथ सुनीता को भी अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस सुनीता और पवन को अपनी हिरासत में लेकर जब थाने पहुंचती है और इन दोनों से हिमांशी के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार हिमांशी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सुनीता रोते भी लगते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं जो कुछ भी कहूँगी सब कुछ सच सच कहूँगी। दरअसल जब मैं हिमांशी के साथ तालाब के किनारे होकर खेतों पर जा रही थी, तालाब के किनारे हिमांशी का पैर फिसल गया और वो जाकर तालाब में गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन मैं इस प्रकार से डर गई थी कि चाहकर भी ये सारी सच्चाई अपने परिवार वालों को बता नहीं पाई। सुनीता जैसे ही ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ सुनीता को लेकर गांव के उस तालाब पर पहुंच जाती है और फिर तालाब में हिमांशी की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस जब थोड़ी सी मेहनत करती है तो आखिरकार उसी तालाब से हिमांशी की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हो जाता है। पुलिस डेड बॉडी को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस डेड बॉडी को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देती है, लेकिन बावजूद इसके ना तो पवन को और ना सुनीता दोनों को नहीं छोड़ती है, बल्कि शाम के समय ही जब हिमांशी का पोस्टमार्टम कराती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि हिमांशी की पानी में डूबने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या किया गया है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाता है, पुलिस फिर से सुनीता के साथ सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। आखिरकार सुनीता अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सुनीता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब राम भरोसे सोमवती से दूसरी शादी कर उसे अपने घर पर लाता है। हालांकि सोमवती रिश्ते में सुनीता की मौसी भी लगती है, लेकिन बावजूद इसके सुनीता अपनी मां को जरा पसंद नहीं करती है और इसकी वजह भी सिर्फ एक ही होती है कि सोमवती जब शादी करके अपने ससुराल में पहुंचती है उसके बाद सुनीता की पढ़ाई छुड़वा देती है। लेकिन सुनीता को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब राम भरोसे अपने गांव में ज़मीन खरीदता है और वो ज़मीन अपनी पत्नी सोमवती के नाम पर ही करवा देता है। जैसे ही ज़मीन उसके नाम पर हो जाती है उसके बाद सुनीता अपने पिता से कहती है कि मैं घर में काम करना नहीं चाहती हूँ। दरअसल मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ और सीखकर कोई नौकरी करना चाहती हूँ। सुनीता जब अपने दिल की बात अपने पिता से कहती है, सोमवती इसके लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन राम भरोसे अपनी बच्ची की बात ही नहीं मानता है, बल्कि अपनी बच्ची को ले जाकर अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर मैनपुरी चौराहे पर एक कंप्यूटर सेंटर में दाखिला भी करवा देता है। उसके बाद सुनीता हर रोज़ कंप्यूटर सीखने जाना शुरू कर देती है। लेकिन सुनीता जब इस सेंटर में कंप्यूटर सीखने के लिए जाती है तो यहीं पर उसकी मुलाकात पवन तोमर से होती है। दरअसल पवन उसी के गांव का ही रहने वाला है। गांव का होने की वजह से अब पवन और सुनीता दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बातचीत करते करते पवन और सुनीता कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं दोनों को मालूम नहीं चलता है और आखिरकार पवन और सुनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि सुनीता को पहले से ही मालूम होता है कि पवन शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसकी 2 बच्चियां भी हैं। सुनीता और पवन के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है उसके बाद दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं।
और आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब दोनों मान मर्यादाओं की सारी सीमाओं को भी पार कर जाते हैं और फिर दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, उसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता है अक्सर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। लेकिन जब भी दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं काफ़ी एहतियात भी बरतते हैं, जिसकी वजह से दोनों के प्यार के बारे में गांव के किसी भी लोगों को मालूम नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, सुनीता को पवन से इस प्रकार से मोहब्बत हो जाती है कि अब सुनीता पवन से शादी करने का फैसला कर लेती है और आखिरकार अपने दिल की बात पवन से कहती है। सुनीता पवन से कहती है कि हम इस तरीके से कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे, बेहतर है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। सुनीता जैसे ही शादी की बात कहती है, इस पर पवन तुरंत ही उसको जवाब देता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुमको अच्छे से मालूम है कि मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ बल्कि मेरी 2 बच्चियाँ भी हैं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। जब अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों का हवाला देता है, सुनीता फिर से पवन को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास एक उपाय है, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। तलाक देने की जब बात कहती है, पवन उसको समझाते हुए कहता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता हूँ। सुनीता अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, पवन जब उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, अब सुनीता को लगता है कि शायद पवन उसके जिस्म के साथ खेल रहा था। सुनीता को पूरा भरोसा हो जाता है कि पवन ने उसको धोखा दिया है। पवन जब उसकी बात को नहीं मानता है, अब सुनीता पवन को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। दरअसल सुनीता सोचती है कि अगर पवन मेरा नहीं हो पाया तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। उसके बाद सुनीता पवन की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है और इसी षड्यंत्र के तहत 9 मार्च 2024 की सुबह सुबह सुनीता अपनी सबसे छोटी बहन हिमांशी को लेकर जब खेतों के लिए निकलती है, तालाब के किनारे से होकर जब गुजरती है, तालाब के किनारे झाड़ियों में ही हिमांशी की गला दबाकर हत्या कर देती है। जब उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद सुनीता हिमांशी की डेड बॉडी को ले जाकर तालाब में फेंक देती है। उसके बाद जब वापस अपने घर पर पहुंचती है, अपनी मां से झूठ बोल देती है कि हिमांशी रास्ते से कहीं गायब हो गई है। इधर जैसे ही उसके घर परिवार वाले थाने जाकर पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, एक दिन का जब समय गुजर जाता है, उसी रात को ही सुनीता एक लेटर लिखती है और उस लेटर पर सबसे पहला नाम पवन तोमर का लिखती है। साथ ही साथ नीचे लिखती है कि अगर सुनीता की शादी मुझसे नहीं कराया तो मैं हिमांशी को जान से मार दूंगा। और वो लेटर सबसे छुप छुपा कर घर के बाहर दीवार पर ले जाकर चिपका देती है। दरअसल सुनीता को पूरा भरोसा होता है कि पुलिस जब इस लेटर को बरामद करेगी, इसी लेटर के आधार पर पुलिस पवन को गिरफ्तार कर लेगी और उसको जेल भेज देगी, जिसकी वजह से पवन को जिंदगी भर जेल में सड़ना होगा। वाकई में सुनीता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस पवन को तो छोड़ देती है, लेकिन सुनीता को अपनी हिरासत में लेकर अगले दिन उसको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।